Hi guys, welcome back. My name is CS Shantanu Mandari. Welcome you all to the particular subject which is called as insolvency and this is CS Professional Open Book Group 3 New Syllabus. और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के बारे में which is called as Cross Border Insolvency and you are watching the part number 1. अब देखिए जैसा कि आप खुद ही जानते हैं कि 11 चैप्टर्स हम आप कंप्लीट कर चुके हैं और 12 अब हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि बहुत जल्दी ये कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है बाकी कोर्सेज की तरह, पर मैं आपको एश्योरेंस ये फिर से एक बार देना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत हमने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में प्रीवियस चैप्टर्स में करी है वैसे ही हम करते चलेंगे और पूरी उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आएगी जैसे कि अभी तक आ रही थी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। और हमेशा की तरह आप जानते ही हैं कि जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ मैं डायरेक्टली गोइंग इनटू द टॉपिक मैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा जनरल बात करना प्रेफर करता हूँ। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। नाउ जिन बच्चों ने सीआर की क्लासेस मुझसे ली थी, बिकॉज मैं पूरा मॉड्यूल की बेसिस पे ही चलता हूँ। अगर मॉड्यूल में 26 चैप्टर है सीआर में तो मेरे में भी 26 होंगे, वहाँ 30 है तो मेरे में भी 30 होंगे। तो वहाँ पे एक अलग से पूरा चैप्टर हमने क्रॉस बॉर्डर को लेके पढ़ा था। ये चैप्टर उससे काफी मिलता जुलता है बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। सो इसके बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आपने सीआर पढ़ा है तो थोड़ा बहुत कोरिलेट हो जाएगा, इसलिए बस मैंने ये चीज आपको रिमाइंड कराई। अगर आप ग्रुप 2 नहीं दे रहे हैं या अभी तक आपने सीआर नहीं स्टार्ट किया तो कोई बात नहीं, इसको सुनिए, उसमें आपको डेफिनेटली जब आप सीआर पढ़ेंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। देखिए होता क्या है कि इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है हम ये समझते ही हैं कि जब आईपीसी के बारे में बात करते हैं 2016 के बारे में, तो वो जनरली हम तभी यूज करते हैं आईबीसी को जब हम कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर ऐसे नाम यूज करते हैं। तो उनका एक जो जनरल रीजन है वो यही है कि जो कंपनी है वो पैसा नहीं दे पा रही है, क्रेडिटर्स ने जो पैसा कंपनी को दिया है कंपनी को पैसा नहीं लौटा पा रही है। तो ये बड़ी जनरल सी बात है। तो आप क्या करते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई हम इंटरिम प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, फाइनेंशियल क्रेडिटर, सीओसी, ये बड़े कॉमन से वर्ड्स है जो आप सुनते आए हैं अक्सर। तो इन शॉर्ट आप ये करते हैं कि भाई ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान मिलता है तो अच्छा है, बचाया जा सकता है अगर कंपनी को, तो इट इज गुड। अदरवाइज कंपनी के एसेट्स बेच के अपने अपने पैसे जो जिसको मिल सकता है एज पर द प्रायोरिटी ऑर्डर जो स्पेसिफाइड किया गया है उसके बेसिस पे अपने अपने पैसे लेके चले जाते हैं, यही होता है। अब जब हम ये सारी बात करते हैं तो हम यही समझते हैं कि एसेट्स अगर हम कंपनी के बेच रहे हैं, अगर वाइंडिंग अप में कंपनी चली गई और एसेट्स को कोलेट करके बेचा जा रहा है, तो मोर देन लार्ज यही लगता है कि एसेट्स यही वाले होंगे जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। बहुत कम ही हम ये सोच पाते हैं कि इस कंपनी के बाहर भी कोई एसेट्स होंगे। और फिर सवाल यही आता है कि अगर हमने ये सोच भी लिया तो हम इसको डिटरमाइन कैसे करें। मतलब अगर कोई एक बंदा इंडिया में बैठा है, चाहे फिर वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है या अगर लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर है वो, तो वो कैसे पता लगाए कि कंपनी की बाहर प्रॉपर्टी कौन सी है। और चलो अगर कंपनी ने खुद सेल्फ डिक्लेयर कर दिया या पता भी लगा लिया, तो अब यहाँ बैठ के वो कंपनी की जो प्रॉपर्टी यहाँ बैठ के, मतलब इंडिया में बैठ के जो कंपनी है जिसकी अभी लिक्विडेशन वगैरह की बात चल रही है, उसकी एक प्रॉपर्टी यूएस में है, एक यूके में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, अलग अलग जगहों पे है। तो आप यहाँ बैठ के कैसे प्रॉपर्टी की सेलिंग ट्रांजैक्शन करा सकते हैं, ये इस चैप्टर में बात करेंगे। और इसी को क्रॉस बॉर्डर कहा गया है क्योंकि जब तक विद इन दी इंडिया है कोई भी चीज, मैं ये नहीं कहता वो इजी है, लॉस तो यहाँ पे भी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे भी है, पर एटलीस्ट आप समझ सकते हैं, नहीं तो किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं और आप चीजों को इजीली मैनेज फिर भी कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अगर एसेट इंडिया के बाहर सिचुएटेड है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि पता कैसे चलेगा, और अगर मान लो पता चल भी गया तो फिर वहां की गवर्नमेंट क्या, इंडिया के जो कोर्ट्स हैं, भाई इंडिया का एनसीएलटी कहता है, जो भी बेंच है एनसीएलटी की, कि भाई जो फलाना कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो अब इंसॉल्वेंसी से गुजर रही है, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चल रहा है, इसके एसेट्स बेचे जाएंगे और ये कंपनी लिक्विडेट करी जाएगी। अब लिक्विडेट में इसके एसेट्स जो है उनको बेचा जाएगा। अब जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है उसकी बाहर भी प्रॉपर्टी है, तो ये जो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया कि भाई ठीक है लिक्विडेशन का काम अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, एसेट्स वगैरह को बेचेंगे, लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, लिक्विडेट सब करें, तो क्या एनसीएलटी दिल्ली या मुंबई जो भी बेंच है, मतलब क्या उसका ऑर्डर बाहर के कोर्ट्स मानेंगे? क्या उसका ऑर्डर यूके के, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, जहां पे भी कंपनी की प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, क्या वो लोग इस चीज को मानेंगे? ये एक सवाल उठता है।
तो ये इस चैप्टर में बात करी गई है, और ये सिर्फ एक साइडेड स्टोरी है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई कंपनी बाहर की है, जैसे पीएनजी का नाम आपने सुना हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल उसको कहते हैं। नेस्ले का आपने नाम सुना हो, नेस्ले इज ऑल्सो मल्टीनेशनल कंपनी। तो ऐसे न जाने कितनी सारी कंपनीज हैं जो बाहर इंडिया के बनी हैं बट इंडिया में भी बिजनेस कर रही हैं, जिसको आप मल्टीनेशनल कहते हैं, एमएनसीज कहते हैं, है ना। तो अब जब उनकी एक तरीके से वो बाहर बनी है, और मान लीजिए यूके में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, लंदन में या कहीं पे भी, अब वहां पे इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो गया। अब उस कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, यूके वाली कंपनी की प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है। तो क्या जो यूके के कोर्ट ऑर्डर देंगे कि भाई हाँ, जैसे इंडियन कोर्ट्स दे रहे थे, वैसे अब यूके के कोर्ट ऑर्डर देंगे, वहां एनसीएलटी नहीं होगा, जो भी कुछ होगा वहां पे, जो भी इस कंपनीज एक्ट को गवर्न करता होगा, तो वो कहेंगे जी ठीक है, जो प्रॉपर्टी इंडिया में इस कंपनी की है, जो यूके में रजिस्टर्ड है, वो बेच दी जाए। तो क्या इंडियन कोर्ट्स उनकी बात मानेंगे और प्रॉपर्टी यहाँ पे बेचने देंगे? ये सवाल उठता है। तो ये सिर्फ एक तरफा चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बाहर देख रहे हैं, बाहर वालों के पर्सपेक्टिव से अगर उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, तो क्या इंडियन कोर्ट्स उनकी बात मानेंगे? और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, टू बी टेक्निकली करेक्ट, क्या इंडिया के ट्राइब्यूनल्स जो हैं, ऑनरेबल ट्राइब्यूनल्स जो हैं, क्या वो ये बात मानेंगे? तो इस चैप्टर में यही सब बातें हम लोग कवर करेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे कि आईबीसी के आने से चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर देखें तो सेक्शंस दो ही हैं, खासकर 234 एंड 235, आई सपोज डिटेल देखेंगे नीचे, जो यही करते हैं कि भाई ठीक है, इंडिया अगर बायलैटरल अग्रीमेंट, जिसको आप टैक्सेशन वगैरह में भी काफ़ी पढ़ते हैं, तो बायलैटरल मतलब जब दो से ज़्यादा कंट्रीज या दो कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाए, जिसको डिस्क्लोजर अग्रीमेंट कहते हैं, कि भाई हम उस कंट्री को हमारी इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे, और वो जो कंट्री है, यूके है, यूएस है, जिसके साथ में हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, वो हमें वहाँ की इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगी। पर ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज बहुत बार ये देखा गया है ऐसे अग्रीमेंट से, तो फिर अगर आप ढूंढने जाएंगे, न जाने कितने सारे आपको अग्रीमेंट मिल जाएंगे, नॉट ओनली साइंड विद इंडिया बट बिटवीन वेरियस इन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बट वो साइन ही हुए हैं, उसके बाद क्या हुआ उन अग्रीमेंट का कोई नहीं जानता। अब कहने के लिए आप देखिए भले आउट ऑफ द प्लेस एग्जाम्पल हो, बट कहने के लिए अगर अग्रीमेंट से ही सब कुछ हो जाता तो फिर बात खत्म हो जाती। अब पाकिस्तान को हर कंट्री ने बोला है भाई टेररिज्म तुम प्रमोट करते हो, टेररिज्म प्रमोट करते हो, दुनिया भर के अग्रीमेंट हो गए, पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया कहीं से, कुछ भी है, बट क्या हुआ? आज भी तो वो वही कर रहा है, अब थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा बट कर तो रहा है ना वही। तो अग्रीमेंट एक स्टार्टिंग हो सकती है, ये हमारी इंटेंशन दिखा सकते हैं कि यस वी आर रेडी टू डू दिस, बट जब तक उसको हम ग्राउंड लेवल पे लेके नहीं आएंगे, तब तक वो फिर कागजों में ही रह जाएंगे और फाइलों में बंद होके कहीं गुम हो जाएंगे। तो ये भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे ये इफेक्टिव और बनाया जा सकता है, और इसके लिए यूनिसेट्राइल का जो मॉडल है, जिसके बारे में हम नीचे बात करेंगे, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंसॉल्वेंसी के ऊपर बात बनाने की स्टार्ट करी थी 1999 में। अगर 2020 के बारे में आज बात करें तो मतलब कुछ 21 साल पहले, तो आज तक अगर आप देखें तो वो इफेक्टिव हो नहीं पाया है। और इसकी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की वजह से नहीं हो पाया है, किसी और कंट्री की वजह से। अब देखिए दुनिया भर में 200 के आसपास कंट्रीज हैं, हम अगर गिनने बैठे हैं, लिखने बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता 50-60 कंट्री, 70 कंट्री, 100 कंट्री के ऊपर हम लिख पाएंगे, बट 200 कंट्रीज हैं। अब सबको तो एक लेवल पे लाया नहीं जा सकता, बिकॉज फिर ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी की तरफ बात चली जाएगी कि कोई अंडर डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है लाइक वी इंडिया, और कोई डेवलप्ड है लाइक यूएस एंड ऑल। तो कैसे इन सब चीजों को एक साथ किया जाए, इसके बारे में यूनिसेट्राइल ने काफी कोशिश करी है। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी कंट्रीज ने ऐसे एग्रीमेंट एंटर कर लिए हैं और उस पर चल रही हैं, बट इंडिया टू बी ऑनेस्ट अभी तक ऐसा कोई कॉन्क्रीट एग्रीमेंट बहुत सारी कंट्रीज के साथ नहीं कर पाया। तो आप देखिए ना कि एक और बात सुनिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, क्योंकि चैप्टर तो हमने डिटेल में पढ़ना ही है। तो अभी जो मैं बात बता रहा हूँ ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये आपका जो एक विजन है, जिस तरीके से आप इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, जो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये सर ने बताया था, देखो ये टॉपिक आ गया, तो आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे। पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत समय है, हम कर ही रहे। तो अब देखिए स्विस बैंक के बारे में बहुत बार बात होती है, कहते हैं कि भाई जो भी बंदों का पैसा स्विस बैंक में पड़ा है वो बताया जाए। बट आप देखिए कब से बात चल रही है, और देखते जाइए कब तक चलती रहेगी, क्योंकि जो टॉप मोस्ट लोग हैं वो इन्वॉल्व है इसके अंदर।
अब मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे भी क्या पता, बट चांसेस तो यही हैं। आरबीआई खुद बोल सकता है, आरबीआई बोलता है कि नहीं हम नहीं बताएंगे भाई। आरबीआई तो इवन ये तक बोल रहा था अभी कुछ समय पहले कि डिफॉल्टर्स की लिस्ट हम नहीं देंगे। क्यों भाई? लोगों ने पूछा बताओ किस बंदे ने कितना कितना बैंक का पैसा लेके भाग गया, बताओ तो सही। वो चला गया जो भी है, बट बताओ तो सही। तो कहते नहीं हम लिस्ट नहीं दे सकते जी। तो पूछा क्यों नहीं दे सकते? मल्टी डिसिप्लिनरी में केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें फाइल भी करी गई थी एप्लीकेशन, आप देखिएगा, एमडीसीएस में पढ़ाया मैंने। तो उसका कोई खास कंक्लूजन नहीं निकला, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं जी उस बंदे की इमेज खराब हो जाएगी, ये कॉन्फिडेंशियल नेचर की बातें हैं। ठीक है, हम अथॉरिटीज के रिस्पेक्ट करें, वो अथॉरिटीज हैं तो भाई हम उनको फॉलो करते हैं, मानते हैं। पर इन डेमोक्रेसी डेफिनेटली हम अपनी बात तो रख सकते हैं। हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। मतलब इसमें क्या वजह हो सकती है कि हम ना डिस्क्लोज करें उन लोगों के नाम जिन्होंने डिफॉल्ट किया है? मतलब ये तो फिर एक तरीके से मेरे हिसाब से उनको प्रमोट करने वाली बात होगी कि भाई करते रहो जो भी है। तो खैर जो भी है, फिलहाल आ जाते हैं क्रॉस बॉर्डर पे और अपनी बात जो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। ये जो आपने अभी अभी सुना है सब एक जेनरिक बात थी और इनमें से कोई भी इवन 0.001% भी ऐसी कोई बात नहीं थी जो इस चैप्टर में ना कही गई हो। ये पूरा चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, तो सब कुछ जो मैंने अभी बोला वो कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में थ्रू आउट द चैप्टर आपको देखने को, पढ़ने को, समझने को मिलेगा। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्रॉस बॉर्डर का मतलब हम समझ चुके हैं और आई थिंक क्रॉस बॉर्डर इसलिए भी अब बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है बिकॉज आई सपोज नाउ वी ऑल नो कि हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन चुके हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अब कहने के लिए आप देखिए अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री, है ना, और मे बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, पर फिर भी वो इम्पोर्ट करता है। भाई उसको क्या जरूरत है, उसके पास क्या नहीं है, बट फिर भी वो इम्पोर्ट करता है। सो आई थिंक ग्लोबलाइजेशन से कोई बचा नहीं रह सकता। ये जरूर हो सकता है कहीं कम कहीं ज्यादा, बट बचा कोई नहीं रह सकता। तो जब ग्लोबलाइजेशन होगा, सामान इधर से उधर जाएगा, तो क्रेडिट भी होगा, उधार भी होगा। अब उधार जहां पे होगा और पैसे नहीं दिए तो वहीं इंसॉल्वेंसी की बात भी शुरू हो जाए। अब देखो ना, इंटरलिंक्ड है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो सामान इधर से उधर ना जाता, जब सामान इधर से उधर ना जाता तो कैश या फिर नॉन कैश व्हिच मींस क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन ना होती। अब जब क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन ना होती तो फिर इंसॉल्वेंसी की बात कहां? हमें जब मेरा कोई लेना देना नहीं है दूसरी कंट्री में जो कंपनीज है उनसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ मैंने दिया नहीं, कुछ मैंने लिया नहीं, तो फिर उनकी इंसॉल्वेंसी से मेरा क्या मतलब? मेरा तो कोई पैसा लेना बनता ही नहीं है ना। बट अब जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में है, तो ये सब चीजें इफेक्ट करती है। So it says the cross-border insolvency, sometimes called as international insolvency, regulate the treatment of financially distressed. Distress मतलब जिनको पैसे देने में दिक्कत है, debtors, where such debtors have assets of creditors in more than one country. The increasing frequency of cross-border insolvency reflect the continued expansion of the global trade. अब आप चाहे उसे global trade कहिए, चाहे आप उसे globalization कहिए, बात एक ही है। And investment. However, national insolvency laws are often ill-equipped. नहीं है national insolvency law, competent नहीं है to deal with the cases of cross-border nature, and they have by and large not kept pace with the trend. Moreover, the absence of predictability, अभी बात करेंगे इसके बारे में, predictability in the cross-border insolvency process impedes capital flow and is disincentive to the cross-border investments. अब आप देखिए कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, मतलब अच्छा आप ऐसे समझिए, अभी रिलायंस जियो में आपने देखा होगा हाल फिलहाल के कुछ दिनों में, न्यूज़ थोड़ी बहुत तो आप देखते ही होंगे, सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत कुछ था कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है रिलायंस जियो में, और भी कंपनीज में हो रही होगी। बट आप देखिए कि जो जियो में इन्वेस्टमेंट है इंडियन प्लेयर्स नहीं कर रहा, कोई ज्यादातर बाहर वाले कर रहे हैं। कोई फेसबुक कर रहा है, गूगल कर रहा है, एप्पल कर रहा है, फलाना। अब ये सब कहाँ है? जो बाहर के हैं, फेसबुक इंडिया का नहीं है, एप्पल इंडिया का नहीं है, गूगल इंडिया का नहीं है, भले एक ग्रुप के हो या अलग के हो, बट इन्वेस्टमेंट तो बाहर से ही आ रहा है। तो जिस तरीके से, और ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होती भी नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं। तो आई थिंक जिस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, उस बेसिस पे लॉज नहीं बढ़ रहे। आज हम पैसा ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ले रहा है जियो या और कोई कंपनी, तो ठीक है, बट कल अगर डिस्प्यूट हुआ तो फिर क्या इतने हैवी अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए कोई रेजोल्यूशन है? क्योंकि इंडियन कोर्ट्स अपने लॉस चलाएंगे। अगर रिलायंस जियो इंडिया में बनी है कंपनी तो वो अपने लॉस चलाएगी, और जब बाहर की कंपनी है, वो गूगल है या जो भी है फलाना, जहां से वो आती है, वो अपने लॉस के बारे में बात करेंगे। तो फिर सवाल ये है कि किसके लॉस माने जाएंगे, क्योंकि ये तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई।
तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि ये ट्रेड तो बहुत बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बट अगर इसका एक ड्रॉबैक है या जिसकी एक फ्लिप साइड है वो यही है कि जिस तरीके से ट्रेड बढ़ रहा है उस तरीके से जो लॉज हैं इसके एरिया को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं होता तो अच्छी बात है, बट अगर हो गया तब क्या करेंगे? क्या लॉ एक दिन में बनता है? आप खुद सोचिए, इंडिया में लॉ बनाना है या किसी भी कंट्री में लॉ बनाना है तो उसको सालों लग जाते हैं। जीएसटी का एग्जाम्पल आपके सामने है, कंपनीज एक्ट का आपके सामने है, आईपीसी का आपके सामने है, देख लीजिए उठा के, और बहुत सारे होंगे। तो जब विद इन दी कंट्री, मैं इंडिया को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम यहाँ की बात ज्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। और जब एक कंट्री के अंदर लॉ बनने में सालों साल लग जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड की मेजॉरिटी कंट्रीज सब तो नहीं कवर होंगे? मेजॉरिटी कंट्रीज के लिए एक लॉ बनाने के लिए क्या महीने लगेंगे? वहां तो सालों साल के 10 15 20 30 साल भी लग सकते हैं, हु नोस, क्या पता किसको। तो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, लॉज वैसे नहीं बढ़ रहे हैं, और बहुत बार इन लॉज के अंदर अगर कहीं है भी, वैसे तो लॉज है नहीं बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर को लेके, अगर है भी तो उनके अंदर जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो बहुत कम है। मतलब मैं इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ, ये ठीक है, मुझे रिटर्न आएगा, ये भी ठीक है, बट अगर कहीं इन्वेस्टमेंट प्लस माइनस हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट के बदले क्या मुझे पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में जो प्रोसेस है वो बहुत क्लियर नहीं है, वो आपको एश्योरेंस नहीं देता। जैसे आप आईपीसी पढ़ते हैं, समझाते हैं, तो कहते हैं भाई 180 दिन की बात है, 90 दिन की बात है, फास्ट ट्रैक में 90 की बात है, 45 डेज का एक्सचेंज, ये सब टिप्स पे आप बोल सकते हैं, बट क्रॉस बॉर्डर में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा कि क्या होगा। वो एक लॉ है, एक प्रोसेस है, जिसका जो रेट है, रिकवरी रेट है, या यूं कह दीजिए सक्सेस रेट है, वो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके कंपैरिजन में। और ये पिक्चर इस बात को साफ साफ दिखाती है कि कैसे क्रॉस बॉर्डर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आपके सामने दिख रहे हैं, तो कैसे एक बंदा ग्लोब के एक तौर से दूसरे तौर पे जाने की कोशिश कर रहा है, और इसी को तो आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जब आप एक जगह पे अपना सामान ना बेच के उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। So foreign creditors may have valid claim in domestic bankruptcy case, and domestic creditors may have valid claim in foreign bankruptcy case. Any one of these situations raise up transactional या transnational insolvency problem. जो मैंने स्टार्टिंग में समरी में बताया, इसलिए कहा था वो इम्पोर्टेंट है। कोई कंपनी इंडिया में बनी है, ठीक है, और इस कंपनी के एसेट्स जो है वो इंडिया के बाहर है, इंडिया में तो है ही है, इंडिया के बाहर भी है, तो डेफिनेटली भाई इंडियन जो होंगे, जैसे मैंने या आपने, हम में से किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए, तो हम चाहेंगे जो इंडियन कंपनी है उसका जो एसेट इंडिया के बाहर है उसको भी बेचा जाए, तभी तो पैसे की और अच्छी रिकवरी हो पाएगी। और ऐसे ही इस तरीके से सोचिए कि अगर कोई कंपनी जो है जो इंडिया के बाहर बनी है और उसके एसेट्स इंडिया में, तो वो जो बाहर के लोग हैं, वो कंपनी यूके में बनी थी, जो यूके के सिटीजन हैं जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया, वो भी तो यही चाहेंगे कि जो उस कंपनी के एसेट इंडिया में है, जिस भी और कंट्रीज में, उनको बेचा जाए, इससे की रिकवरी हो। तो बहुत बार क्या है कि जो डेटर है उसके एसेट्स मल्टीपल लोकेशन में है और क्रेडिटर्स मल्टीपल लोकेशन में है। तो बात सिर्फ इतनी है कि कैसे इसको हम एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाएं, कैसे हम ये मेक श्योर करें कि डेटर्स के एसेट्स नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट इवन आउटसाइड द कंट्री जो है वो भी बेचे जा सकें, और मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो एक तरीके से क्रेडिटर्स के बीच में पहुंचाया जा सके। तो ये बात है इसके साथ, और ये भी एक और पर्सपेक्टिव भी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मान लीजिए कोई एक इंडियन कंपनी है और इसने शेयर्स वगैरह इशू किए हुए हैं, ऐसे कुछ लोग हो जो इंडिया के बाहर रहते हैं, है ना, एनआरआईज हैं, जो भी हैं। तो अब अगर इंडियन कंपनी जो है वो अगर इंसॉल्वेंट हो रही है, तो वो जो इंडिया के बाहर लोग हैं वो कैसे अपना क्लेम इंडिया में इस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में फाइल करें, कैसे वो ये मेक श्योर करें कि उन्हें भी कोई हिस्सा मिले। मतलब बहुत, देखो सवाल तो क्या है, बहुत सारे सामने आ सकते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो सोचने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें आएंगी जिसका जवाब मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा। तो देखते रहिए और अब बढ़ते हैं आगे। सो करंट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी सिनारियो, अब ये तो बात जनरल हो गई, अब सुन लीजिए अब क्या चल रहा है इस समय। So insolvency laws aim to assess both debtor and creditor in the management and disposition of the debtor's assets. Globally, cross-border insolvency laws are based on one country providing assistance to other in taking control of the assets and eventual disposition of such assets of the debtor company. थोड़ा सा पढ़ के मैं समझाऊंगा पूरी बात। Such aims are achieved by mutual recognition of each country insolvency region. For example, the UK recognized insolvency provision of certain Commonwealth jurisdiction, and the courts in UK are bound to assist courts in other Commonwealth jurisdiction
India is not one of the jurisdiction that qualify for the benefit under this rules. तो यहाँ से कुछ बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं ऐसे बताऊं कि देखिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिफरेंशिएशन एट ऑल। अगर क्रेडिटर है तो वो क्रेडिटर है, अब वो कौन सी कंट्री का है, उसने कितने पैसे दिए, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये ठीक है, अब क्रेडिटर तो एक बार डिबेंचर होल्डर्स हैं, उसमें सिक्योर्ड हैं और अलग अलग तरीके के हैं, तो वो राइट्स एक अलग पर्सपेक्टिव है। बट अगर क्रेडिटर आप कह रहे हैं और किसी के अलग राइट्स नहीं है, बस फर्क इतना है कि कोई इंडियन क्रेडिटर है तो कोई एक आउटसाइडर है, मतलब इंटरनेशनल बाहर रहता है, तो बट दोनों ने ही पैसे कंपनी को दिए हैं और दोनों के राइट एक जैसे हैं, जो इंडिया में रहता है और जो इंडिया के बाहर रहता है। तो सवाल फिर यही है कि हम उन्हें क्रेडिटर्स मानेंगे, हम उनके बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे कि ये जो कंपनी है जी ये लिक्विडेट हो रही है तो इंडियंस को हम सबसे पहले पैसे देंगे, जो बाहर रह रहा है उसको क्या पता चलेगा या उसको क्या जरूरत है, वो वैसे ही अमीर है वगैरह वगैरह, उसको हम कम पैसे देंगे या उसको हम देंगे ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। जब ये एक प्रोसेस है तो ये एक ही प्रोसेस के तरीके से आगे बढ़ेगा। क्रेडिटर मींस क्रेडिटर, यहाँ पे किसी का रिलीजन नहीं देखा जाएगा, ना नेशनैलिटी देखी जाएगी। क्रेडिटर मींस क्रेडिटर, क्रेडिटर आपने कह दिया, बात वहीं खत्म हो गई बस। और उसके अलावा जो सेकंड पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा उसमें यही लिखा है कि देखिए ऐसा नहीं है कि इंसॉल्वेंसी को लेके या क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेके जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से अग्री नहीं कर रही हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं। बताया जा रहा है यूके के ऐसी बहुत सारी साइन उन्होंने कर रखे हैं, अलग अलग अग्रीमेंट्स, जहाँ पे ये तय हो रखा है कि अगर यूके कोर्ट का कोई डिसीजन आएगा जिनके साथ यूके ने अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो अगर यूके ने कोई ऑर्डर पास किया और ऑस्ट्रेलिया में वो कंपनी सिचुएटेड है या यूके में मान लीजिए वो कंपनी सिचुएटेड है बट उसके एसेट्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, तो फिर अगर यूके की कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जी हाँ इसको कंपनी को वाइंड अप करेंगे, तो जो ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी के एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट करा जाएगा और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। एंड सेम वे अगर ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी है उसके एसेट्स जो है वो यूके में सिचुएटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी हम इस कंपनी को बंद कर रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, जो भी वहां के लॉज है वाइंडिंग अप को लेके, लिक्विडेशन को लेके, तो उन्होंने कह दिया हम बंद कर रहे हैं। और वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये ऑर्डर की कॉपी यूके गवर्नमेंट को भेजेगी और यूके गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेट करेगी इसके अंदर कि अगर ऑस्ट्रेलियन कंपनी के कोई एसेट्स यूके में है तो यूके गवर्नमेंट इसको कोऑपरेट करेगी और वो मेक श्योर करेगी कि ये सेल जो है वो ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव तरीके से हो सके। तो ऐसा बहुत सारी कंट्रीज के बीच में है जिसको हम अग्रीमेंट्स कहते हैं या बायलैटरल ट्रीटीज कहते हैं, जो भी कह दीजिए वो है। पर अगर अपनी बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे अपने बारे में ज्यादा कंसर्न है, तो इंडिया को लेके अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ एक अग्रीमेंट या जिसको आप कह सके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले आपके सामने बात रखी कि आईबीसी में एक दो सेक्शंस बोले गए हैं और उसमें कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट में एंटर कर सकती है। अब इंडियन गवर्नमेंट तो एंटर करना चाहती है, बट क्या दूसरी कंट्री भी एंटर करना चाहती है, ये भी तो सवाल है। और फिर दोनों तरह से इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए। देखो ये जो दुनिया है ये बड़ी मतलबी है, एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। अब इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर उनको ये लगेगा कि जी नहीं इंडियन जो कोर्ट्स है, जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, ये हमें तो कोई बेनिफिट दे नहीं रहे और हम इनको सारे बेनिफिट दें, तो वो नहीं मानेंगे। तो ये एक ऐसा होना चाहिए जहां पे पार्शियलिटी बिल्कुल ना हो और सिर्फ एक चीज की पहचान हो, वो है ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट ऑनेस्ट रहेगी तो वहां की भी गवर्नमेंट ऑनेस्ट रहेगी, वहां की गवर्नमेंट ऑनेस्ट रहेगी तो इंडियन गवर्नमेंट भी ऑनेस्ट रहेगी। तो अगर हम बात करें इन शॉर्ट, तो इंडिया में या इंडिया के साथ अभी तक कोई ऐसा एक कॉन्क्रीट एग्रीमेंट वगैरह नहीं साइन है। तो यूरोपियन यूनियन हैज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर रीजन्स वेयर अंडर इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर आप जानते हैं यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज में यूरोपियन यूनियन की काफी सारी कंट्रीज में इंसॉल्वेंसी को लेके काफी अच्छे नॉर्म्स हैं और वो आपस में एक दूसरे में काफी कोऑपरेट करती हैं। So लिखा है some countries have adopted UN Commission on International Trade, जिसको आप यूनिसिट्रल कहते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है United Nations Commission on International Trade Law, Model Law on Cross-Border Insolvency 1997. The model law is designed to provide a harmonized मतलब uniform approach to the treatment of cross-border insolvency, facilitate cooperation between the courts and the office holders involved in the insolvency in different jurisdictions and provide for the mutual recognition. So देखिए
ऑब्जेक्टिव एक है, ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने कुछ देर पहले समरी में बताया कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन हो, ना ही सिर्फ पेपर पे हो, ना ही सिर्फ अग्रीमेंट साइन करने में हो, बट एक्चुअल वो कोऑपरेशन दिखे कि हाँ भाई हम एक दूसरे को असिस्ट करना चाह रहे हैं। तो उसी को लेके बहुत सारी कंट्रीज ने यूनिवर्सिटी ट्रायल की तरफ से एक मॉडल लॉ मतलब एक सैंपल लॉ बनाया गया है जिसके अंदर एक बेसिक बातें लिखी गई हैं जिसको समय और नीड के बेसिस पे कंट्रीज जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। अब जब मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं तो दिमाग में आएगा सर चेंज कर सकती है मतलब, अब मुझे एक बात बताओ अगर लॉ बनाओगे जैसे कोई भी लॉ की अगर आप बुक पढ़ोगे, जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट होता है एलएलबी वगैरह में पढ़ाया जाता है, जूरिस्प्रूडेंस मींस द नॉलेज ऑफ लॉ। तो अगर आप उसको देखो उसके अंदर बहुत डिटेल है, चले जाओ बहुत डिटेल में जाते रहो तो आपको लगेगा कि लॉ जो है वो बार बार ये एम्फेसिस कर रहे हैं कि 3 चीजों पे बनता है। उसके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए जस्टिस, एक होना चाहिए इक्वालिटी, एक होना चाहिए गुड कंसेंट। अब इसको आप कहीं भी रख दो, चाहे फिर आप उसको जीएसटी में रख दो इन 3 चीजों को, चाहे आप इसको सीपीसी में रख दो, चाहे सीआरपीसी में रख दो, जस्टिस तो लॉ का फाउंडेशन है, जस्टिस के बगैर लॉ चल कैसे सकता है। तो उनका यही कहना था कि मॉडल लॉ बनाया गया है और उसका जो बेसिक एलिमेंट्स है वो आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ सिचुएशन वाइज जैसे उसके अंदर फाइन की बात होगी, पेनल्टी की बात होगी, इम्प्रिजमेंट की बात होगी, नाउ दैट इज समथिंग दैट यू कैन डिसाइड, जो आपकी कंट्री में आपको लगता है कि सही है वो आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज ने यूनिवर्सिटी ट्रायल का जो मॉडल है उसको फॉलो किया है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं जिसकी वजह से उन कंट्रीज के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है वो काफी अच्छे तरीके से चल रही है। क्योंकि सुनिए इस बात को भी, अगर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लॉज नहीं अच्छे होंगे ना तो इसमें नुकसान हमारा है, एक इंडिविजुअल का है, एक सिटीजन का है, एक टैक्स पेयर का है। क्योंकि अब लॉज अच्छे नहीं होंगे तो भाई सब जानते हैं जैसे कि आप पढ़ रहे हैं इस बारे में कि लॉज नहीं है। अब कल मान लीजिए आप ही अपने क्लाइंट को एडवाइस दें कि इंडिया में देखो क्रॉस बॉर्डर के लिए कोई लॉ नहीं है, तो कोई घपला करके अगर इधर उधर कर भी दिया तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि लॉ ही नहीं है, फिलहाल तो है ही नहीं इनके पास कोई ऐसा कॉन्क्रीट लॉ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान हमारे बैंक्स का है, पीएसयू का है, बैंक की कंडीशन आप जानते हैं, तो वो सब बातें हैं इसके अंदर। तो नुकसान इकोनॉमी का है, फिर चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो किसी और की हो। जितनी भी मेरी बातें हैं यहाँ पे इन सभी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचेगा, कोई भी ये ना सोचे कि सर जो है वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बता रहा है, मैं सारी बात आपको बता रहा हूँ और कोई भी ये ऑब्जेक्टिव मेरा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे कि मैं ये कहूँ कि जी नहीं इंडिया डेफिनेटली सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कहीं बिट्स एंड पीसेस ऐसे हैं जिसको और अगर हम बेटर कर लेंगे तो और अच्छा हो सकता है, और फिर कौन नहीं चाहता कि उसकी कंट्री आगे बढ़े। ठीक है, एज रिगार्ड द cross-border insolvency laws in India, if an Indian company with assets abroad was sought to be wound up, there is no specific, मैं नहीं कह रहा, there is no, यहाँ पे लिखा है no specific process for the proceeding. In the absence of such regulation, it is difficult for a liquidator to gather information on the asset and enforce disposition of foreign assets in liquidation. अब अगर वो इंडियन कंपनी है जिसके एसेट्स यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में कहा था, वही बात आ गई इंट्रोडक्शन में कहा, तो पता कैसे चलेगा कि भाई बाहर प्रॉपर्टी है, चलो पता चल गया, कैसे भी पता लगा लिया। अब उस प्रॉपर्टी को बेचने की बात, क्योंकि हम जाएंगे उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो वहां की जो अथॉरिटीज है वो कहेंगी ना कैसे बेच रहे हैं इसको, क्या रीजन है, इसके पीछे बताना पड़ेगा हमें। हम कहेंगे जी ये कंपनी इंडिया में है और ये इंडियन कंपनी की प्रॉपर्टी है जो यूके में आपकी कंट्री में सिचुएटेड है और इंडियन कोर्ट्स ने ऑर्डर पास कर दिया कि प्रॉपर्टी बेची जाए, तो यूके वाले कोर्ट्स बोल सकते हैं भाई हम तो नहीं मानते इंडियन कोर्ट का ऑर्डर, हम नहीं मानते कोई एनसीएलटी एनसीएलटी वो होंगे इंडिया में होंगे, यहाँ तो उनकी कोई बात नहीं चलती। तो फिर इसमें हुआ क्या? इसमें ये हुआ जो क्रेडिटर्स हैं जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो इंडिया कंपनी का ही तो पैसा बाहर गया तभी तो प्रॉपर्टी खरीदी। अब जब पैसे देने की वापस बारी आई है तो उस प्रॉपर्टी को आप बेचने नहीं दे रहे, कहते हैं कि भाई ये हम बेचने नहीं देंगे क्योंकि इंडियन कोर्ट के जजमेंट यहाँ नहीं चलते, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम लेके आए, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं तो इससे हम ज्यादा समय तक देखो बच नहीं सकते। हाँ ठीक है, जब तक चल रहा है वो वाली बात है। ये EY का अर्नेस्ट एंड यंग का एक आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ था और आपके लिए वो मैंने ढूंढ के निकाला है। अर्नेस्ट एंड यंग अब बिग 4 की बात करते हैं, CS CA CMA सब एक सपना देखते हैं, सब बच्चों का देखो अच्छा ही माइंडसेट होना चाहिए और सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। तो बच्चे कहते हैं कि मैं बिग 4 में काम करूंगा, जैसे कि PwC EY ये बिग 4 में से कंपनीज हैं, डेलॉयट है,
तो एक पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो देखो EY जो इंडिया में काम करती है, जो उनका ब्रांच इंडिया में, उन्होंने ही कुछ सवाल उठाए हैं। तो ये तो इंटरनेशनल एडवाइजरी फर्म है। देखो उन्होंने क्या लिखा है, नीड टू स्ट्रेंथन करंट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। ये नहीं कहा कि क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क के ऊपर कुछ बनाओ, उन्होंने कहा उसको स्ट्रेंथन करो, उसको और इंप्रूव करो, मजबूत करो। कुछ ना कुछ तो है, बट जो है इंडिया में या इंडिया के पास वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। जिस तरीके की हमारी इकोनॉमी है, जिस तरीके के हमारे ग्रोथ के चांसेस हैं, वो उतना अच्छा नहीं है। और उन्होंने कहा देखो 2 सेक्शन है जिसके बारे में नीचे लिखा भी है, मैंने बात भी करी थी, 234 एंड 235, जो IBC में कहते हैं कि भाई ठीक है, क्रॉस बॉर्डर को लेके इंडियन गवर्नमेंट बाहर की गवर्नमेंट से ट्रीटीज, एग्रीमेंट, बायलैटरल जो मैंने बताया वो अग्रीमेंट एंटर कर सकती है। या इंडिया में जो लिक्विडेटर है, तो 234 ये कहता है ट्रीटीज के बारे में, 235 ये कहता है कि जी जो इंडिया का लिक्विडेटर है वो एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लिख के दे सकता है बाहर की कंट्रीज को। अब इसके अंदर कितना समय लगेगा, और फिर आप एक तरफ कहते हैं 180 दिन में कहाँ से हो जाएगा प्रोसेस, आप मुझे बताइए। तो फिर लिखा है कोर्ट आल्सो एम्पावर्स द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट इन द कंट्री विद एन एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू टू डील विद द एसेट्स इन स्पेसिफाइड मैनर। Indian court recognition of foreign proceeding and orders passed by the foreign court are all governed under CPC. Only the final orders passed by the foreign courts are recognized. So कुछ तो है फ्रेमवर्क, इसमें कोई दोहराया नहीं है, जैसे कि ट्रीटीज का है या NCLT जो ऑर्डर पास कर दिया। NCLT ने खुद ही लिक्विडेटर वगैरह के साथ मिलके दूसरी कंट्रीज में चिट्ठी भेजी कि जी ये कंपनी इंडिया में बनी थी और अब लिक्विडेट हो रही है, और इस इंडियन कंपनी के एसेट्स आपकी कंट्री में है। वो आपकी कंट्री मतलब UK, US, ऑस्ट्रेलिया जो भी है, तो इसको बेचने की हमें परमिशन चाहिए क्योंकि ये कंपनी इंडिया में लिक्विडेट हो चुकी है। ये इसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है जो आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस तो है, पर बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाया आज तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके बाद ये कहा गया कि अगर बाहर की कोर्ट का कोई ऑर्डर आएगा तो उसको फाइनल ऑर्डर को इंडिया में एग्जीक्यूट करने की पॉसिबिलिटी है। अब ऑन द राइट अगर आप देखें तो यही अलग अलग तरीके से समझाया गया है कि अगर इंडियन क्रेडिटर है, इंडियन डेटर है और एसेट्स ओवरसीज लोकेटेड है, मतलब ये एक क्वेश्चन है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी कब अराइज होगी। तो तब होगी जब इंडियन कंपनी है और जो पैसे लेने वाले, तो इंडियन कंपनी है जिसने पैसा देना है, तो डेटर हो गई वो कंपनी, जिन लोगों ने पैसा लेना है वो क्रेडिटर हो गए। अब जो क्रेडिटर है उनको पता चला कि ये जो इंडियन कंपनी है इसकी प्रॉपर्टी इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है, बाहर के कोई लोग नहीं है, इंडियंस ही हैं जिनको ये पता चला कि इस इंडियन कंपनी की प्रॉपर्टी यूके में भी है। तो अब वो कैसे उस प्रॉपर्टी को बेचें, क्रॉस बॉर्डर की बात हो गई। दूसरा ये हो गया कि एसेट फॉरेन क्रेडिटर्स हैं, मतलब कोई यूके में रहता है, US में रहता है, उसने इंडियन कंपनी का शेयर खरीदा है और अब इंडियन कंपनी वाइंड अप या लिक्विडेट में जा रही है, तो वो जो बाहर रहता है वो कैसे इंडिया से अपना हिस्सा ले सके, अपनी प्रोसीडिंग का पार्ट ले सके, जो भी उसका हिस्सा बनता है, जो भी उसके हाथ में आनी चाहिए प्रोसीडिंग्स, वो कैसे वसूल कर सके, उसको कैसे पता चलेगा, इन सब चीजों के बारे में। फॉरेन क्रेडिटर्स हैं और फॉरेन डेटर हैं। फॉरेन क्रेडिटर्स, फॉरेन क्रेडिटर्स और डेटर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि बाहर इंडिया, प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, बट कंपनी इंडिया की नहीं है और जिन्होंने पैसा देना है वो भी इंडिया की नहीं है। नहीं समझे? जैसे क्या है कि जैसे एक कंपनी है यूके की है और किसी बंदे ने उस यूके की कंपनी में पैसा लगाया है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उस यूके की कंपनी ने इंडिया में एसेट्स खरीदा। समझ रहे हो? कंपनी कहाँ की है? यूके की है। पैसा जो है वो किसने लगाया? इन्वेस्टर कौन है, क्रेडिटर कौन है? वो बंदा जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो यूके की कंपनी, ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे ने पैसे लगाया और जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में खरीदी है। तो इंडिया में कोई और लेन देन नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी है। अब ये तो तीन, अभी तक तो दो बात होती थी कि क्रेडिटर है, डेटर है। अब क्रेडिटर भी है, डेटर भी है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो तीसरी कंट्री यानी इंडिया में सिचुएटेड है। तो कैसे ये तीनों आपस में मिलके इस जो कंपनी की प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है इसको डिस्पोज ऑफ करे, इसके बारे में भी कोई गाइडलाइंस आज सच अभी क्लियर नहीं है। बहुत सारी देखो बातें हैं, केस लॉज हैं, पर फिर आप जानते हैं कि जितना डिले हुआ है इन सब प्रोसेस के अंदर, एसेट्स अपनी वैल्यू डिप्रिशिएट करके जीरो कर देगा। मतलब अगर न्याय मिला भी और वो 15-20 साल के बाद मिला तो वो तो फिर मतलब ठीक है, एक जरूर हम कह सकते हैं कि देखो न्याय मिल गया और वगैरह वगैरह, बट उसकी वैल्यू तो नहीं रहेगी उतनी। अब सलमान खान के ऊपर वो हिरन का केस कब से चल रहा है, वो हिरन न जाने कब का कहाँ पहुंच गया होगा, पता नहीं कितनी बार जन्म ले लिया होगा और क्या हो गया होगा, आज तक केस चल ही रहा है। तो आप मुझे बताइए, ये एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है। तो
कहाँ मतलब फिर बात समझ लो मेरी बात कि जस्टिस जब तक कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मिल भी जाएगा जस्टिस बट 10 साल के बाद मिला, निर्भया केस के अंदर 8-10 साल के बाद मिला, तो चलो हमने तारीफ करी कि भाई देखो जुडिशरी इंडिया की है वगैरह वगैरह वगैरह, बट 10 साल के बाद जस्टिस मिला, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। और फिर अगर यहाँ पे इतना समय लगने लग गया तो आप खुद ही जानते हैं क्या होगा, है ना। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें ENY ने उठाई हैं अपने आर्टिकल में, जिसका जवाब ऐसा अभी तो कोई अवेलेबल नहीं है, बट उनका ये कहना है कि इन एरियाज को लेके अगर कुछ बनता है इंडिया में तो ये अच्छा होगा। उसके अलावा कुछ मॉडल लॉज की, जो यूनिसेट्रल में मॉडल लॉ के बारे में बात करते हैं, उसमें कुछ एडवांटेजेस है अगर उसको हम फॉलो करते हैं। लिखा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लिखा है फ्लेक्सिबल टू अलाउ क्रेव आउट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी विद डोमेस्टिक लॉज, प्रायोरिटी टू डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, इनकॉर्पोरेट रोबस्ट मैकेनिज्म बिटवीन कोर्ट्स एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो देखिए अगर वो लॉ फॉलो करते हैं तो उसके फायदे हैं। अच्छा, सबसे पहला, बाकी तो चलो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बट फिर भी समझाऊंगा। सबसे पहला लिखा है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, लिखा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अगर मैं पैसे लगाता हूँ, ठीक है, मैं पैसे लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मुझे ये पता है कि चलो भाई अगर पैसा जो है इसके बदले मुझे रिटर्न मिलेगा, बट अगर अनफॉर्चुनेटली रिटर्न नहीं मिला तो मेरा पैसा तो पक्का, जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट लगाया वो कहीं नहीं जाएगा, वो मुझे आराम से वापस मिल जाएगा, तो मैं निश्चिंत हूँ। ये एक सिचुएशन है। दूसरी क्या है कि मुझे पता है यार मैंने पैसे लगाए, रिटर्न जब तक मिल रहा है, जिस दिन नहीं मिला तो मेरा प्रिंसिपल, रिटर्न तो बोलो, प्रिंसिपल भी मेरा गया, वो भी मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आई थिंक फर्स्ट कंडीशन में ज्यादा कंफर्टेबल होऊंगा क्योंकि मैं अश्योर हूँ कि मेरे पैसे तो मुझको वापस मिलने ही। तो जब एश्योरेंस मिलेगी, लॉज अपडेट होंगे, तो बाहर के लोग इंडिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये ले इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। अब इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, हम सबका फायदा होगा, और आपका तो मेरा तो हम सबका इसलिए सबसे ज्यादा फायदा है क्योंकि जितनी कंपनी बाहर से आएंगी, जितना पैसा इंडिया में आएगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, उतने लॉस को कंप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। ये भी तो लॉ ही है क्रॉस बॉर्डर, कोई ऐसे थोड़े बात कर रहे हैं। तो हम सभी का फायदा है। और देखिए 44 कंट्रीज में, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया का नाम, यूके यूएस का नाम देखो ले रहा था, इन्होंने तो ये करा भी हुआ है, एक दूसरे की बात मानते हैं, बट अभी अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसका पार्ट नहीं है। कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है मॉडल लॉ से पहले। सबसे पहले प्रॉब्लम विद डिटरमाइनिंग सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट प्रोसीडिंग टू फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, अमेंडमेंट टू आईबीसी, और रेसिप्रोकेटरी क्या है, ये मैंने क्या बोला, मतलब ही मतलब इस हाथ दे उस ले ले, ये वाली बात है। मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडिया वाले सोचे कि नहीं जी हमें फायदा मिलता रहे, हम उन्हें फायदा नहीं देंगे। हमारा कोई बंदा फंस जाए, ललित मोदी और फलाना और ढिमका कोई फंस जाए, माल्या और जो भी है, तो या नीरव मोदी जो भी है, मतलब फंस जाए, तो हम इनको बचा लें और उनके बंदों को हम कार्रवाई करेंगे, अपने बंदों को हम कुछ नहीं करेंगे, तो वो थोड़े होगा। जो भाई है फिर वो सबके लिए है, फिर नेशनैलिटी और देश और ये सब पीछे रह जाएंगे, जो है वो सबके लिए। अगर हम स्ट्रिक्ट हैं उन लोगों के लिए जो फॉरेन कंट्रीज में अगर उनके एसेट्स इंडिया में सिलसिलेटेड है, कह रहे बेचो 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 जिससे कि अच्छा लगे कि देखो इंडिया में काम कैसे होता है, तो फिर वो लोग भी ऐसे ही करेंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते भाई, फोन करके पॉलिटिशियन को ये नहीं कह सकता वो इसकी नीरव मोदी की प्रॉपर्टी मत बेचना है या ललित मोदी की प्रॉपर्टी मत बेचना है, विजय माल्या की, फिर ये नहीं चलेगा। वहां पे रेसिप्रोकेटरी मतलब बराबर का हिस्सेदारी होगी। मैथ्स में पढ़ा होगा रेसिप्रोकल, उल्टा कर देना, वही चीज है यहाँ पे। तो काफी सारी बातें हैं जिसमें कुछ आपके तो कोर्स में है भी नहीं, बट ये समझा दिया मैंने जिससे कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, द प्रॉब्लम वाज, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम नोट से पढ़ेंगे। अब मैं कहता हूँ भाई नोट्स ठीक है तुम्हारी मर्जी है, नहीं अगर क्लास ले, बट नोट्स में क्या, वो इसके लिए 2 मिनट नहीं लगाएगा, पूरा चार्ट को पढ़ के आगे निकल जाएगा। क्या इतनी बात करेंगे? नोट्स अपने आप बोलेंगे क्या? तो नोट्स आप तभी लें जब आप एक बार क्लास ले चुके हैं और आपको लगता है कि अपडेटेड नोट्स एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, वो एक अलग बात है। या आपको सब्जेक्ट के बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग और आपको लगता है कि चलो रिवाइज करूँ, नहीं तो नोट्स का मैं समझता हूँ बहुत फायदा खास है नहीं। क्लासेस के साथ इंटरप्रिटेशन मिले, नोट्स क्या लेना है, बुक से ही पढ़ लो, फिर आईसीएसई का मॉड्यूल बुक क्या काम है उसी से पढ़ लो फिर। बट जब इंटरप्रिटेशन प्रॉपर चाहिए तो फिर क्लासेस लेनी होगी, नोट्स अकेले मेरा मानना है काम नहीं बनेगा। ठीक है, the problem was recognized by Justice Iradi Committee in 2000, which called for the urgent adoption of the unilateral model. Banking Law Reform Committee, जिसकी वजह से IBC आया, on the basis of which IBC 2016 is formulated, decided to take up the question of cross border in the next stage of deliberation. तो काफी कोशिश इंडिया में भी हुई, ऐसा नहीं है कि भाई मॉडल लॉ फॉलो किया जाए, पर अभी भी उसके बारे में बात चल रही है और बहुत सारी कमिटीज ने रिकमेंड करा है कि वो अच्छा है, हमें फॉलो करना चाहिए।
इन इट्स करंट फॉर्म द कोड कंटेन्स टू प्रोविजन, कोड मतलब आईबीसी के बारे में बात करे जा रहे हैं, उसके अंदर दो ही प्रोविजन है, एक सेक्शन 234 सेक्शन 234 एंड 235 जो ऊपर हम बात कर चुके हैं, आप देख भी लेते हैं। That may possibly enable and assess the liquidator with respect to the company having assets in foreign jurisdiction. Section 234 of the code allows the union government to enter into reciprocal agreement. Reciprocal मतलब दोनों का फायदा है, हम इंफॉर्मेशन इंडिया होने के नाते उनको देंगे, यूके और यूएस को जो भी कंट्री है, और यूके यूएस जो भी कंट्री है वो इंडिया को इंफॉर्मेशन देगी। दिस इज रेसिप्रोकल विद अदर कंट्रीज टू एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ द कोड। और सेक्शन 235 क्या है? अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाय द लिक्विडेटर, मैंने ऊपर यही कहा था, फॉर एक्शन ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इन द अदर कंट्री। तो दो ही रास्ते हैं, या तो कंट्री आपस में बात करके मैटर सॉर्ट आउट कर ले, अगर वो नहीं करती है तो भाई लिक्विडेटर करे। अब लिक्विडेटर की बात कौन सुनेगा? साफ सी बात है भाई, लिक्विडेटर की बात करना एक अलग है, और कंट्री के पर्सपेक्टिव से कोई मिनिस्ट्री का लेवल के बारे में बात हो तो वो अलग है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बात करे वो अलग है। मैं बात करूं, आप लिक्विडेटर हैं, तो हमारी क्या कोई कंट्री सुनाएगी? खुद ही सोचो आप, नॉर्मल सी बात है। तो आई थिंक वही वाली बात है कि जब तक इसके ऊपर इनिशिएटिव और पेपर से बढ़ के इनिशिएटिव नहीं लिए जाएंगे तब तक कुछ खास अचीव नहीं हो पाएगा। अब जब हम बात करते हैं कि भाई लॉ नहीं है, तो ठीक है, अगर लॉ बन जाएगा तो फिर क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी होंगी? वो कहते हैं कि भाई इक्वालिटी का ध्यान रखिए। उसके अलावा जो और कुछ ऑब्जेक्टिव है जो एक इंसॉल्वेंसी लॉ में या क्रॉस बॉर्डर की इंसॉल्वेंसी लॉ में होने चाहिए, अच्छा रहेगा, वो ये है जैसे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, इंश्योर इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलर। अब मैंने कुछ ही देर पहले आपसे ये कहा, क्रेडिटर है वो, ना वो कोई रिलीजन के बेसिस पे अलग है, ना कास्ट, ना क्रीड, ना कल्चर, ना नेशनैलिटी। क्रेडिटर अगर सबके सेम राइट है तो मींस क्रेडिटर, ये नहीं कि वो अगर इंडिया का रहने वाला है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे, बाहर का है तो उसको कम देंगे, या बाहर का रहने वाला है तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इंडियन वाला है तो उसको कम देंगे। नहीं, क्रेडिटर मींस क्रेडिटर। इसमें क्या फर्क है कि वो कहाँ रहता है? फर्क इस बात से है कि उसने इन्वेस्टमेंट करी है, बस, और कुछ नहीं। प्रोविजन फॉर टाइमली एंड एफिशिएंट एंड इम्पार्शियल रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। जो मैं आपसे कह भी रहा था कि ज्यादा समय हम नहीं दे सकते यहाँ पे, नहीं तो जो प्रोसेस है वही डिफीट हो जाएगा। Ensure a transparent, predictable insolvency law that contains incentive for gathering and dispensing information. अब देखिए क्या लगे, ट्रांसपेरेंट, प्रिडिक्टेबल। ऊपर हमने पढ़ा था कि प्रिडिक्टेबल एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि मैं पैसा लगा तो रहा हूँ बट कल डिफॉल्ट हुआ तो क्या होगा, इसके बारे में लोग आपको थोड़ा बहुत ही बता सकते हैं, कोई श्योरिटी से ये नहीं कह सकता कि हाँ जी क्रॉस बॉर्डर में अगर कोई दिक्कत हुई तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ऐसा कोई लॉ है ही नहीं जो ये एश्योरेंस दे। तो कुछ ऐसा लॉ के अंदर होना चाहिए जो इसके बारे में बात करे, जो कॉन्फिडेंस लेके आए कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप घबराइए नहीं, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा। इतना जो कह देंगे तो इससे ही बहुत, मतलब कह देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कहीं और हो ना, कह देने का मतलब है इतना कह दें और इतना इम्प्लीमेंट करवा दें, यही बहुत है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा किसी भी कंट्री के लिए अगर वो ये सब करती है। Recognizing of the existing creditor rights and establishment of the clear rules for ranking of the priority claims. So recognition of the existing creditor right and establishment of clear rules. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई इसकी इंटरप्रिटेशन कोई कोर्ट कुछ और कर रहा है, दूसरा कोर्ट कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक लॉ है, उसकी इंटरप्रिटेशन एक, हाँ थोड़ा प्लस माइनस जरूर हो सकता है क्योंकि लॉ इज ऑल अबाउट, आप पढ़ते हुए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एग्जीक्यूटिव में पढ़ा भी होगा, तो वो ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बट इट डज नॉट मीन्स कि एक ने डिसीजन हाँ में दिया तो दूसरे में ना में दिया, दोनों का हाँ में ही होगा, दोनों का ना में होगा, थोड़ा उसके अंदर कंडीशन अलग अलग हो सकती है। तो जो क्लैरिटी है थॉट्स की वो रहनी चाहिए और इंटरप्रिटेशन की भी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क, अब डिस्प्यूट होगा तो कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, किसके पास हम जाएंगे, कितने समय लगेगा, क्या पेपर वर्क होगा, क्या फीस होगी, क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में भी क्लैरिटी चाहिए। ये हम ये नहीं कह रहे कि ये सब कुछ है, हम कहते हैं ये एक किसी भी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लॉ में होना चाहिए। ये जो पॉइंट्स मैंने कहा ये होने चाहिए। बात आगे करते हैं यूनिसिट्रल के बारे में बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये लिखा भी है। तो यूनिसिट्रल की तरफ से भी काफी कोशिशें करी जा रही हैं, की जा चुकी हैं, और बहुत सारी कंट्रीज इसको मॉडल लॉ के तरीके से फॉलो भी करती हैं। The National United Nations Commission on International Trade Law was established by General Assembly in 1966. The United Nations Commission on the International Trade Law prepares international legislative text for use by states
in modernizing commercial law and non-legislative text for use by the commercial parties in negotiating transaction। तो यूनिसिट्रियल की तरफ से आप देखिए ना, जैसे WHO की बात करते हैं तो कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है, बहुत ज्यादा ना जानते हो, मुझे पता है हेल्थ के बारे में बात करेगा। इसी तरीके से यूनिसिट्रियल में यूनाइटेड नेशन कमीशन इतना मैटर नहीं करता जितना इन बातों से हमें समझ में आता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इंटरनेशनल, जो आप इंटरनेशनल की बात करते हैं, आपने पढ़ा पहली लाइन में, इस चैप्टर की पहली लाइन में हमने बात करी कि इंसॉल्वेंसी लॉ को बहुत बार इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। तो वही है ये कि यूनिसिट्रियल एक ऐसी प्रीमियर बॉडी है जो इन चीजों के ऊपर बात करती है, लॉज बनाती है, और आज से पहले अलग अलग बहुत बार पेपर्स लिख चुके हैं, टेक्स्ट लेजिस्लेटिव लॉज वगैरह बना चुके हैं कि कैसे आपस में जो कंट्रीज है जब वो डील करें, कमर्शियली सामान बेचें, खरीदें, कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर करें जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, किन चीजों का वो ख्याल रखें, इस बारे में लॉज बनाए जा चुके हैं जो कि बाकी कंट्रीज को एडवाइस करी जाती है जो यूनिसिट्रियल के मेंबर्स हैं कि वो इसको इम्प्लीमेंट और फॉलो करें। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं। अगर लॉ के बारे में बात करें तो यूनिसिट्रियल ने लॉ बनाए हैं आर्बिट्रेशन पे, क्रॉस बॉर्डर पे, अभी ऊपर बात भी करी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे इसलिए क्योंकि आप देखें ना, बहुत सारा सामान जो है अब इंडिया से, अगर इंडिया को हम ले तो बाहर से आता है, इंडिया का सामान बहुत सारा बाहर जाता है, तो इन सब में कैसे क्या रहेगा। एक चीज तो देखिए बड़ी पक्की है कि इंटरनेशनल ट्रेड में कभी भी 100% श्योरिटी नहीं हो सकती, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं आपको बताऊं कि मतलब ये बड़ा कॉमन फैक्ट है कि जैसे अभी अगर हम इंडिया में, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ किसी से, अपने दोस्त से या आपसे या किसी से भी, तो हमें लगता है बड़ा नॉर्मल है यार। बट जब हम बाहर जाते हैं, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब अब वो अलग बात थी, मैं 2014 में गया, फिर बाद में भी गया सिडनी वगैरह, उसके बाद भी ईयर्स में, तो उसमें मुझे लगने लगा कि बहुत बार लैंग्वेज जो इतने साल तक हम बोलते आए उसको चेंज करके हम इंग्लिश में बोले, तो बहुत बार जब लैंग्वेज चेंज होती है ना तो इमोशन लॉस्ट हो जाते हैं उसके बीच में। बहुत सारी चीजें आप अपनी लैंग्वेज में बोल के समझा सकते हैं, बट दूसरे अगर ट्रांसलेट करके आप वो बात कहेंगे तो बहुत बार इमोशंस जो है, जिस लहजे से, जिस तरीके से आप वो बात बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा लेफ्ट अलोन फील करता है, वो चीज कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है, सिर्फ बात सामने आती है, उसके साथ के इमोशन सामने नहीं आ पाते बहुत बार जब लैंग्वेज चेंज होती है। तो जब क्रॉस बॉर्डर की बात करें तो लैंग्वेज चेंज तो होनी है, हर जगह हिंदी है, इंग्लिश तो नहीं चलती, बहुत सारी कंट्रीज में इंग्लिश बहुत कम, हिंदी तो छोड़िए, इंग्लिश बहुत कम समझी जाती है ना। तो उनका यही कहना था कि कैसे ये कॉमर्स की बात है, आर्बिट्रेशन की बात है, या इंसॉल्वेंसी को लेकर इसके लॉज बनाए गए हैं और इनको और अच्छा बनाया जा सके, इसलिए बहुत समय समय पर रूल्स भी इसके साथ ऐड ऑन किए गए। आप देखिए ना, कंपनीज एक्ट 2013 एक है, बट उसके रूल्स आप देखिए, पढ़ने बैठिए तो खत्म नहीं होंगे। डायरेक्टर को लेके अलग, केएमपी, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और ऑडिटर्स, हर के लिए अलग अलग, शेयर्स के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। तो वैसे ही है यहाँ पे भी, कुछ मेन लॉज हैं, तबकि कुछ ऐसे हैं जो लॉ तो नहीं है बट रूल्स बनाए गए हैं जो कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर सकते हैं, जिनको यहाँ पे यूनिसिट्रियल के नाम से जाना जाता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। और भी होंगे बट डेफिनेटली ये कुछ है उनमें से। बात करते हैं यूनिसिट्रियल लेजिस्लेटिव गाइड ऑन इंसॉल्वेंसी लॉ, ये बस आखिरी टॉपिक है हमारा, उसके बाद हम खत्म करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वैसे ही मैं लंबे पार्ट्स नहीं बनाता, बिकॉज मेरा यही मानना है कि छोटे पार्ट जल्दी जल्दी देख के आगे बढ़ते जाए, और कहीं ना कहीं जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो मैं इस चीज को खास ख्याल रखता हूँ। The legislative guide on insolvency law is prepared by United Nations Commission on International Trade Law. The project arose from the proposal made to the Commission in 1999. The UNICITRAL should undertake further work on insolvency law, especially the corporate insolvency, to foster and encourage the adoption of effective national corporate insolvency region. So आप देखिए कि जब हम बात करते हैं यूनिसिट्रियल के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से चलती चली आ रही थी चीज। सबसे पहले इसके बारे में 1999 में एक प्रपोजल रखा गया, बात पहले भी हो रही थी बट बातें बातें हो रही थी, सिर्फ कुछ पेपर के फॉर्म में नहीं था, बट 1999 में कुछ इसके बारे में पेपर पे आया, कुछ सामने प्रैक्टिकल चीजें आई, और उस समय यूनिसिट्रियल को लगने लगा कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो, इकोनॉमी को अगर आप देखिए, इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आपको याद हो, तो 1990s का जो समय था वो इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए तीन चीजों का माना जाता है, ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का। ये पहले भी होता आया होगा और आज भी बहुत हो रहा है, बट उस समय इनकी शुरुआत थी और उस समय बहुत चीजें बदल रही थी और बहुत जल्दी बदल रही थी।
अब उतना तो मुझे भी नहीं पता उस समय मेरी एज क्या रही होगी 1990s में, 1-2 साल रही होगी, है ना। तो 1 साल ही नहीं, रादर 6 कुछ महीने रही होगी, क्योंकि मेरा बर्थ 1989 के आसपास का, आसपास मतलब एंड का है, तो वो है। तो उस समय इतना तो मुझे नहीं याद है, बट जो हमने बुक्स पढ़ी है उसमें तो यही बताया जाता है। तो वैसे ही है यहाँ पे भी कि भाई देखो, उस समय बहुत बात होने लगी तो यूनिसिट्रैल को लगा कि अब हमें कुछ करना होगा, यही सही समय है। और उसको ध्यान में रखते हुए लिखा था, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव गाइड ऑन इंसॉल्वेंसी वाज कंसिडर्ड बाय वर्किंग ग्रुप 5 in July 2001, and work developed through 7 one-week session and the final meeting taking place in late March 2004. In addition to the representatives of 36 member states of the commission, representation of many other states and number of international organizations, both intergovernment and non-government, participated actively in preparatory work. तो आप देखिए, समय और नीड की बात है ये, कि जब एक बार आइडिया आया, लगने लगा, कुछ पेपर पे बनाया गया और धीरे धीरे यूनिसिट्रैल की अलग अलग मीटिंग्स हुई और बहुत सारे नेशनल, जैसा बताया जा रहा है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोऑपरेशन किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बहुत सारी कंट्रीज ने जो उस समय रेडी थी यूनिसिट्रैल के प्रोविजंस को मानने के लिए, उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन रखी कि क्या इंसॉल्वेंसी लॉ में होना चाहिए या नहीं। तो इन सब चीजों के बाद फाइनली 2004 में, तो कहाँ 1999 में बातचीत शुरू हुई और 2004 में इसके बारे में कुछ फाइनल कंक्लूजन आया। मैं आपसे यही कह रहा था, देखिए 5 साल उस समय लग गए। अब जब कंट्रीज भी इतनी ज्यादा अवेयर नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं मान रही थी और बहुत कम लोग इसके मेंबर्स बने होंगे उस समय, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। इंडिया तो देखिए अभी तक इसका मेंबर नहीं है, जबकि आज ये बताया जाता है कि अगर वर्ल्ड की जो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है उनमें टॉप 10 में तो मैं नहीं कहूँगा, अभी 2020 की अगर हम बात करें या इसके बाद के साल की बात करें, तो इंडिया टॉप 3 इकोनॉमीज का पार्ट है, जैसा बताया जाता है प्रोजेक्शन में। तो आप सोचिए कि ऐसी कंट्रीज तो उस समय कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ द पावर्स, इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, तो बहुत कम कंट्रीज होंगी, तब भी इतना समय लग गया। और आज जब बहुत सारी कंट्रीज हैं और इंटरनेशनल ट्रेड लीप्स एंड बाउंड्स में आगे बढ़ चुका है, जो उस समय हुआ करता होगा, तो आज कितना मुश्किल होगा इन सब चीजों के बारे में बातचीत दोबारा से करना और लॉज बनाना। तो खैर फाइनली 1999 में बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे करते करते फाइनल जो गाइडलाइंस थी वो 25 जून 2000 को आई और उसके बेसिस पे जो बातचीत है वो आगे शुरू करी गई। ऐसा नहीं है कि जो 2004 में बना होगा वो आज तक चल ही रहा होगा, उसके अंदर चेंजेस फॉर श्योर आए होंगे, बट अभी के लिए जो लेटेस्ट है फिलहाल इस पार्ट के लिए वो यही है। धीरे धीरे करके चीजों को आगे समझेंगे और काफी सारी चीजें हैं जो हमें जाननी बाकी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन सब चीजों के बारे में बात करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो आज की बात है विच इज चैप्टर 12 पार्ट नंबर 1 विच इज कॉल्ड एज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा, हमेशा की तरह आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट टू for CS Executive and CS Professional with the widest module coverage and the best explanation, only and only Shantanu Direct Classes. Thank you so much.